हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं लेके आया हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। हमारे पास काफी सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो एक वीडियो में सारे प्रिंसिपल कवर नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट में समझेंगे। तो ये है पार्ट 2, जिसमें हम अगले 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप जरूर देखना ताकि आप आगे वाले भी प्रिंसिपल अच्छे से समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये क्या कहता है? सिंपल वर्ड्स में, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, तो समय के साथ साथ हो सकता है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज हो जाए। तो मार्केट वैल्यू जनरली बढ़ती है, बट कुछ केसेस में घट भी सकती है। तो क्या करना है हमें? जो वैल्यू चेंज होगी मार्केट में उस एसेट की, जो हमने पहले पास में परचेज करी थी, क्या हमें उसे चेंज करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से? नहीं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने जिस कॉस्ट पे उस एसेट को एक्वायर किया था, आप उसी प्राइस पर शो करेंगे अपने बुक्स के अंदर। ठीक है। साथ में अगर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो आप वो डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे। ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी कम हो चुकी है या फिर बढ़ चुकी है। तो कहने वाली बात यह है कि हम मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे, राइट। और जितने जिस वैल्यू पे हमने उसको एक्वायर किया था, ठीक है, माइनस जितना उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है, राइट, जिसकी वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, जिसपे आपको डेप्शन चार्ज करना है 10,000 के हिसाब से, ठीक है, हर साल। ठीक है ना, ये मैंने डेप्शन के बारे में बात कर रखी है अपने पिछली वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें डेप्शन चार्ज करना है 10,000 के हिसाब से हर साल, तो आफ्टर 4 इयर्स क्या बुक वैल्यू होगी उस मशीनरी की? ठीक है ना। तो 10,000 इंटू 4 कितना हो गया? 40,000। इसका मतलब 1 लाख माइनस 40,000 इक्वल्स टू 60,000। इसका मतलब अगर हम 4 साल बाद बनाए अपने अकाउंट्स जब बनाते हैं, तो कितनी वैल्यू शो की जाएगी? 60,000। ठीक है। और हो सकता है कि अगर हम देखें मार्केट में उस सेम मशीनरी की क्या मार्केट वैल्यू है, तो हो सकता है कि वो 1,30,000 हो, 1,50,000 हो, या टेक्नोलॉजी अगर अपडेट हो गई है, चेंज हो गई है, तो वो उस मशीनरी की वैल्यू कम भी हो सकती है। बट जो मार्केट वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको अपनी बुक वैल्यू पर ही शो करेंगे। और बुक वैल्यू का मतलब क्या है? एक्वायरिंग कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जितना उस पर लगना चाहिए, ठीक है, एज पर द पॉलिसी। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से अपनी एसेट्स को अपने बुक्स में शो करना है, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद है वेरिफिएबल कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं। आपको पता है कि जो बिजनेस होता है उसमें बहुत सारी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, काफी सारे एम्प्लॉय काम भी करते हैं। ठीक है। और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है बुक्स में, जो हमने परचेज किया, जो हमने सेल्स किया, जो हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है, जो हमने कोई परचेज करी एसेट, हमने किसी को सैलरी दी, हमने कोई पैसे जमा कराए बैंक में या बैंक से पैसे निकाले। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, इसमें बहुत सारे इम्प्लॉय, अलग अलग इम्प्लॉय इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो बंदा अकाउंट संभाल रहा है या जो डिपार्टमेंट पूरा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उसे क्या पता कि कौन सी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, या जो अमाउंट बताया जा रहा है उस ट्रांजेक्शन का वो सही भी है गलत भी है, ये कैसे चलेगा पता? तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो उसका एक प्रूफ होना बहुत जरूरी है, ताकि उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जा सके कि हाँ भाई वाकई में ये ट्रांजेक्शन हुई है और इसको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो गुड सेल करता है, ठीक है, तो उसने गुड सेल किए फॉर एग्जाम्पल 50,000 के, तो ये इंफॉर्मेशन वो कहाँ देगा? जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट को देगा। तो वो बोलेगा कि भाई अगर आपने 50,000 का माल बेचा है, तो इसका प्रूफ क्या है? ठीक है ना। तो उसको उसका एक कॉपी देनी पड़ेगी। अगर 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 कैश मिल चुका है उनको, तो उनको देना पड़ेगा, कैश मेमो का एक कॉपी देनी पड़ेगी। अगर अभी उधार बेचा है तो इनवॉइस देना पड़ेगा। तो कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है और ये उसका रिकॉर्ड है, वरना वो कुछ भी रिकॉर्ड ना कर लेंगे जो डिपार्टमेंट अकाउंट का आपका। तो जो भी होती है ट्रांजेक्शन, उसका एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए।
तो जो हमारे प्रूफ होते हैं उनको हम वाउचर्स भी बोलते हैं। ठीक है, वाउचर्स को लेके पूरा चैप्टर आपके बुक्स में है। ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इन सिंपल वर्ड्स अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होगी, चाहे आपने सैलरी दी है, ठीक है ना, आपको सिर्फ सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, तब भी उनसे एक पेपर पे साइन कराते हैं कि हाँ भाई आपने सैलरी रिसीव कर ली है। ठीक है ना, या कोई ना कोई प्रूफ होता है। ठीक है, या पे स्लिप दी जाती है कि हाँ भाई हमने आपको सैलरी ट्रांसफर कर दी है। राइट, ताकि कोई इशू बाद में ना आए और उसकी तसल्ली है कि हाँ भाई ये एक्चुअली में पेमेंट कर दी गई है। तो ये कोऑर्डिनेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है और कोई भी फ्रॉड होने से हम बच सकते हैं। तो इसलिए जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको उसके लिए हमारे पास वाउचर मतलब प्रूफ होना बहुत जरूरी है। कल को अगर ऑडिटिंग भी होती है आपकी बुक्स की, कोई बाहर से आके जो आपकी ऑडिटिंग करते हैं, तो भी क्या मांगते हैं आपसे? वाउचर्स ही मांगते हैं, प्रूफ ही मांगते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि आपने इतना बिल पे किया है। राइट। तो ये है वेरिफिएबल कॉन्सेप्ट कि जो भी आप एंट्री करेंगे बुक्स में, जिस जो भी आपकी एंट्री हो रही है, उसका प्रूफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत फंडामेंटल एक तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ बच्चे कई बार गलती करते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस है, जिस भी हम एरिया में डील करते हैं, ठीक है ना, तो हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सामान बेचा है, ठीक है, तो हमें कब वो रेवेन्यू ट्रीट करना है कि हाँ भी हमने इतना रेवेन्यू कमा लिया है। कई बार क्या होता है, कई बार थोड़ी सी अलग होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको जो ऑर्डर मिला वो मिला 2021 में। ठीक है, 5 लाख के प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं। ठीक है, तो किसी ने आपको ऑर्डर दिया 5 लाख का, कब दिया? 2021 में दिया। लेकिन आपको टाइम लगा बनाने में वो पूरा ऑर्डर, तो आपने वो डिलीवरी कब दी अपने क्लाइंट को? 21-22 में दी डिलीवरी। और पेमेंट कब करी? आपके क्लाइंट ने आपको 22-23 में डिलीवरी करी। तो आप अपने बुक्स के अंदर उस 5 लाख का रेवेन्यू, 5 लाख का सेल्स आप कब दिखाएंगे? 2021 में, या 21-22 में, या 22-23 में? तो ये जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, आप डिलीवरी कर देते हैं अपने ऑर्डर की, ठीक है, तो उस ईयर रेवेन्यू को शो किया जाएगा। ठीक है, चाहे पैसा आपको कभी भी मिले, चाहे पैसा उस साल मिल जाए या ना भी मिले, तब भी जिस साल आपने डिलीवरी कर दी है उस साल ही आप अपना रेवेन्यू शो करेंगे उस 5 लाख का। ठीक है, तो यही कहता है कि जब आप डिलीवरी कर देते हैं जिस ईयर में, उसी ईयर में आपको अपना रेवेन्यू शो करना है अपने बुक्स के अंदर, दैट इज इन दिस केस 21-22। ठीक है, तो हमें अपना रेवेन्यू इसी तरीके से रिकॉग्नाइज करना है और अपने बुक में शो करना है। हम 20-21 में शो नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है। हम पूरा करेंगे नहीं करेंगे, कर पाएंगे कितना कर पाएंगे, हमें कुछ नहीं पता अभी। तो ऑर्डर मिलते समय हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, अगर हमें कोई एडवांस मिला है उस ऑर्डर के लिए, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी? एक लाइबिलिटी, क्योंकि अभी तक हमने ऑर्डर पूरा नहीं किया है। पर जब हम ऑर्डर पूरा कर देंगे, तब हम मानेंगे हमारे 5 लाख का रेवेन्यू हमने जनरेट कर लिया है, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, तो और जिस साल पैसा मिलेगा तो खाली कैश मिलने की एंट्री होगी, बट रेवेन्यू की एंट्री नहीं करेंगे, क्यों? रेवेन्यू की एंट्री 21-22 में कर दी जाएगी। राइट। तो जिस साल आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, डिलीवर कर देते हैं अपने क्लाइंट को, उसी साल ही उस सेल्स को या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा वाला कॉन्सेप्ट। आगे है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला, और एक हमारा कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग पीरियड, उन दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, पहली बात कि जब हमें एक अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं, जैसे आपने बात करी फॉर एग्जांपल 22-23 की बात करी, ठीक है ना, तो 22-23 की ड्यूरेशन में जो जो हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है भाई, जब हमने माल बेचा जो भी हमने माल बेचा उस साल, ठीक है ना, 21-22 में, तो उस माल को बनाने के लिए, ठीक है ना, या जो भी मैन्युफैक्चर कराने के लिए हमें उसे खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, हमने खर्चे किए होंगे। तो जो भी खर्चे हुए हैं उस 21-22 में, उन एक्सपेंस को भी हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, जिस ईयर जिस ईयर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने जो जो खर्चे किए हैं, उन्हीं खर्चों को उस साल ही शो किया जाएगा, जो खर्चे उस साल हुए हैं उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। अगर मैं इसको लिंक करूं पिछले वाले एग्जाम्पल से, ठीक है, कि आपने 21-22 में अपना 5 लाख का ऑर्डर पूरा किया, तो उस 5 लाख का ऑर्डर पूरा करने के लिए आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए, ठीक है ना, तो वो उसी ईयर में ही काउंट किए जाएंगे, ताकि आप अपना सही
प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सके। तो कहने वाली बात क्या है कि हमें अपने रेवेन्यू को मैच करना पड़ता है अपने एक्सपेंस से जो उसके लिए किए गए हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का सही प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। जब मैं कह रहा हूँ मैच करने का मतलब क्या है, कि हमें अपने रेवेन्यू में से वो सारे खर्चे क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ताकि हम पता कर सकें कि भी जो भी हमने अपना पूरी एक्टिविटी करी है बिजनेस की, ठीक है, उसमें हमें फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हमें जिस जिस भी हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इंकर्ड करने पड़े उनको हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा, और हमें कंपेयर करना पड़ेगा, और हम तब पता करेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर हम लॉस में जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। तो अभी हमारा वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है और आपको अगला वीडियो भी देखना है जो हमारा पार्ट 3 होगा, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आई फील मोटिवेटेड मेक मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।